हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं VSNIS की करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन देख रहे थे जिसमें कि हम लोग दो टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हम लोग देखे थे जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेकंड हम लोग सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ओशन रीजन के बारे में कि क्यों ये न्यूज़ में है और बेसिक फैक्ट्स आपको पता चलेगा। साथ ही इंडिया चाइना वाटर रिलेशन किस तरीके से है वो देखेंगे। उसके बाद हमारे जो पड़ोसी देश एक और है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इसके बारे में देखेंगे। टाइम बचेगा तो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे भी चलेंगे। आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। इससे पहले हम लोग यहाँ पे मेंस की क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि GS 3 का है। यहाँ पे आपको बताना है सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट है कि डिस्पाइट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेररिज्म एज ए ग्लोबल कंसर्न द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इज येट टू बी अडॉप्टेड। क्या रीज़न है और क्या इम्प्लीकेशन होगा इसका इम्पास करने का। इट मीन्स कि आप लोग को पता है कि जो आतंकवाद है वो एक ग्लोबल कंसर्न है, लेकिन अभी तक हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो है इसको अभी तक हम लोग साइन नहीं किए, अडॉप्ट नहीं किए। तो इसको अडॉप्ट करना बाकी है, लेकिन क्या रीज़न है जिसके थ्रू हम लोग इसको अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो इसके पीछे अडॉप्ट करने का क्या रीज़न है और अडॉप्ट करने के बाद इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो इस दोनों बातों को लिखना है आपको। 150 वर्ड्स में लिखने का कोशिश कीजिएगा और 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है आपकी। सेकंड है कि अगर हम लोग देखें कि जो इफ़ेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट है जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो क्या इंडिया को ज़रूरत है कि अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को वो रिफॉर्म करे। इस टॉपिक पे आप लोगों को डिस्कस करना है। थर्ड है कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसको आज के डेट में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक कंपोनेंट माना जा रहा है। और इंडिया में आप देखोगे कि आप देखो कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ही काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरीके का काम चलते जा रहा है। तो यही आपको डिस्कस करनी है। साथ ही फोर्थ क्वेश्चन है कि हाईलाइट करना है आपको माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में है उनकी क्या पोटेंशियल है उसको आप लोग को बतानी है। साथ ही कुछ चैलेंजेस वो आज के डेट में फेस कर रहे हैं वो आप लोग को पॉइंट आउट करनी है। उसके साथ क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है जो स्कीम लाया गया है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की, उसकी इंपॉर्टेंस को आप लोग को नोट डाउन करना है। तो ये सारी बातें आप लोग को लिखनी है, ठीक है, डिस्कस करना है। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे अधिकतर डिस्कस करने के लिए ही देखने को मिल रहा है। तो डिस्कस कीजिएगा, किसी भी टॉपिक पे जो दिया जाता है उसके बारे में आपको डिटेल में बात करना होता है। तो चलिए आप लोग अगर लिख लिए हो और चाहते हो कि आप लोग इसको ज्वाइन करें तो आप लोग यहाँ पे शेयर अपने मेल आईडी में हम लोग को यहाँ पे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी में, जिससे कि हम लोग फर्दर आपकी बातों को समझें और फिर आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग को एक प्रोसीजर बताएं। तो इतनी बातें रही, आइए आज हम लोग अपनी लेसन स्टार्ट करते हैं इंडियन ओशन रीजन के साथ। तो सबसे पहले मैप में दर्शन ले लीजिए कि इंडियन ओशन रीजन हम लोग कहाँ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा ये जितनी रीजन है इसको हम लोग इंडियन ओशन कहते हैं, ओके। यहाँ पे फिर आपका पैसिफिक ओशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा ये पूरी रीजन हमारी जो है यहाँ पे इंडियन ओशन हो गई। अब इंडियन ओशन में आप लोग देखो कि यहाँ पे इंडिया है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसमें आपका मडागास्कर भी है, यहाँ पे सिंगापुर है और इसके बाद आपको छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे। तो आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि आखिर बात क्या कर रहे हैं। मैप के बिना इंटरनेशनल रिलेशन आप लोग नहीं स्टडी कर सकते हो, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्यों हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके द्वारा ये कहा गया है कि वर्ल्ड जो है आज की डेट में एक स्ट्रैटेजिक बेस के लिए यहाँ पे रेस में लगी हुई है इंडियन ओशन रीजन में। बेस मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जैसे कि हमारी जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है तो वो हमारी फ्लाई करती है तो वापस उसको इंडिया आके ही रुकना हो, बीच में अगर हॉल्ट करना हो तो बीच में एक बेस होना चाहिए ना कि हाँ वहाँ पे भी हम लोग हॉल्ट कर सके, वहाँ पे भी हमारी जो है एयरक्राफ्ट हो सके। तो इस तरीके का जो है बेसिस बनाया जाता है जिसमें कि हम लोग ये दिखाते हैं ना कि हाँ दूसरे कंट्री में भी और दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हमारे देश की प्रेजेंस है वहाँ पे, इस तरीके से समझिए। और साथ ही साथ आप देखो कि आने वाले दिनों में ऐसा CDS के द्वारा कहा गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम गेन करेगा। यानी कि इस तरीके की चीज़ें हमें करनी चाहिए। हमें इंडियन ओशन वाले रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ है और जो जो कॉन्टिनेंट है उसमें हमारी प्रेजेंस हो, हमारी नेवल बेस हो या फिर आर्मी बेस हो, किस तरीके का बेस है वो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तो बातें हैं, लेकिन बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है इंडियन ओशन रीजन के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओशन रीजन हमारे वर्ल्ड की ओशनिक डिवीज़न में थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट आपको पैसिफिक देखने को मिलेगा, सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक है, ओके। और थर्ड है यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन रीजन। तो
पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो कि अर्थ सरफेस का जो वाटर है ना वो 19% इंडियन ओशन रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन रीजन में देखेंगे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पे स्टे कर रहा है। साथ ही आप लोग देखो कि डेंसली पॉपुलेटेड इंडियन ओशन रीजन जो है वो हाईली वल्नरेबल है, क्योंकि इस रीजन में नेचुरल डिजास्टर्स बहुत देखने को मिलते हैं। सुनामी वगैरह आप लोग देख लो या फिर आप लोग साइक्लोन वगैरह देख लो, तो बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर इकोनॉमिक्स देखें बहुत सारे इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज़ का, तो वो बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड भी कर रहा है। वहीं अगर हम लोग देखें बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, तंजानिया, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इट मीन्स कि आप लोग देखो ऑन एन एवरेज अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो 3.2 है, लेकिन ये सारी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ 5% तक देखने को मिला 2017 में। इंडियन ओशन रीजन अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा पाइवोटल जोन है स्ट्रैटेजिक कंपटीशन के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 120 वारशिप है एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस, जो कि यहाँ पे बहुत सारे मिशंस को सपोर्ट करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। ग्लोबल पावर भी आप लोग यहाँ पे देखते हो कि हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट भी करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे मेंटेन किया जाता है जियोपॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उसको मेंटेन करने के लिए और उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा काम किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिया का जो नेवल बेस है और इसकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इंडिया का नेवल बेस अगर हम लोग इंडियन कॉन्टिनेंट में ही देखें तो सबसे पहले मुंबई में है, कारवार में है, कोच्चि में है, ये केरल के कोच्चि में है, कर्नाटक के कारवार में है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुंबई में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। उसके अलावा आप लोग देखो कि अंडमान निकोबार में हमारे जो यहाँ पे है अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में है। फिर यहाँ पे सिचलिस आइलैंड है, यहाँ पे भी हमारा नेवल बेस है। मडागास्कर में भी नेवल बेस है, मॉरिशस में भी हमारा नेवल बेस है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए। उसके अलावा आप देखो कि चाइनीज़ की नेवल बेस कहाँ कहाँ है। तो चाइनीज़ की नेवल बेस आप लोग देख सकते हो कि ये वेस्ट एशिया में इनका है, एक कुवैत में है, बहरीन में है और कतर में है। उसके अलावा आपको जिबूती में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिगो गार्सिया में भी है और सिंगापुर में भी है इनका। तो इस तरीके से आप लोग देख लिए। रेड में आपका यूएस मिलिट्री का है, यूएस मिलिट्री नेवल बेस है, तो ये आपका जिबूती में है यूएस का, और पाकिस्तान में ग्वादर में है, साथ ही साथ श्रीलंका में भी है यूएस का, बांग्लादेश और म्यांमार में भी है, ये सान्या में भी है, और साथ ही साथ आप लोग देखो कि हाँ इतने रीजन में है। तो इंडियन ओशन रीजन में आप लोग समझ गए कि हमारा नेवल बेस और चाइना का नेवल बेस और साथ ही यूएस का जो मिलिट्री बेस है वो कहाँ कहाँ है। तो इस तरीके से आप लोग इस मैप को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा अगर इस तरीके का कहीं पे भी आंसर लिख रहे हो तो। अब ये समझने का कोशिश करते हैं कि क्यों ग्लोबल पावर जो है वो स्क्रैम्बलिंग कर रही है इस तरीके के स्ट्रैटेजिक बेस के लिए। तो ओवरसीज बेसिस जो है ना वो फर्स्ट मैकेनिक्स होता है हमारे मास नेटवर्क का। इट मीन्स कि अगर आप लोग देख सकते हो कि इंडिया की नेवल बेस कहाँ कहाँ है, तो इस साइड आपको सिचलीज, मॉरिशस, मडागास्कर, यहाँ पे अंडमान निकोबार इस एरिया में आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि हमारी पहुँच कहाँ कहाँ है, यहाँ यहाँ है, हमारी प्रेजेंस, इंडिया की प्रेजेंस यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक बेस कहने का मतलब है कि उस कंट्री की प्रेजेंस कहाँ है। अब आप लोग देखो कि चाइना तो हमसे ऊपर है, यहाँ पे चाइना की कंट्री है, लेकिन चाइना की प्रेजेंस आप लोग देख सकते हो कि वेस्ट एशिया में भी है, साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन ओशन में भी है, डिगो गार्सिया में भी है, जिबूती में भी है, यहाँ पे सिंगापुर में भी आप लोग देख सकते हो। तो एक कंट्री अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अलावा भी अपनी प्रेजेंस है, यानी कि उनकी नेवल बेस कहाँ कहाँ है। तो यहाँ 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 आप लोग चारों ओर देख सकते हो कि इंडियन ओशन के चारों ओर घिरा हुआ है, यूएस का भी है और यहाँ पे चाइना का भी है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे क्या होता है ना कि कमर्शियल इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही फ्रेंडली रिजिम होता है, और उस रीजन में डोमिनेंस, यानी कि वो रीजन हमारा है, वहाँ पे जिस रीजन में जितना ज़्यादा किसी कंट्री का नेवल बेस होता है, माना जाता है कि उस रीजन में उनकी डोमिनेंस है। ठीक है, उनकी प्रेजेंस है, इट मीन्स की डोमिनेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इंडियन ओशन रीजन जो है यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड के क्रॉस रोड में ये आपका फॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंजिन्स है, मेजर इंजिन्स है हमारे इंटरनेशनल इकॉनमी के। एक तो नॉर्थ अटलांटिक आप देखोगे और दूसरा एशिया पैसिफिक आप देखोगे। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये तो इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, तो इसको हम लोग इंडो पैसिफिक कहते हैं। इधर साइड आप आओगे तो यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन होता है। तो मेन आप लोग देख सकते हो कि दो बड़े ओशन के बीच में हमारा जो है इंडियन ओशन है, तो एक तरीके का ये क्रॉस रोड माना जाता है। मोर देन 80% जो वर्ल्ड की सी बॉर्न ट्रेड है ना ऑयल ट्रांजिट का, वो यहाँ पे इंडियन ओशन ही रीजन में होता है। और मेनली आप लोग देखोगे कि इस तरीके से
ये वाली रीजन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका सुएज़ कनाल है, रेड सी है, तो इस सारे एरिया से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, तो ये वाले एरिया में भी बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ से तेल का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो 80% तेल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इंडियन ओशन रीजन से ही होता है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप देख रहे हो जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको दूसरी जगह देखने को मिलेगा जो कि मलाय पेनिसुला को सुमात्रा आइलैंड से ये कनेक्ट करता है। तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तो यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। तो इस तरीके से दोनों जो रीजन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है बब एल मंदेब जो कि यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन और जो रेड सी है उसको यहाँ पे आपका कनेक्ट करता है। तो ये दोनों रीजन आप लोग देख सकते हो, ये वाली रीजन और साथ ही साथ ये वाली रीजन। तो ये 3 रीजन ऐसी है जहाँ पे 80% जो ट्रेड है ऑयल का वो यहाँ पे इसी रीजन से होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वर्ल्ड की अगर ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन आप देखोगे तो 40% होता है, तो बाहर ही देखोगे तो ऑयल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% जो है वर्ल्ड की टोटल फिशिंग जो है वो इंडियन ओशन बेसिन में होती है। पॉलीमेटालिक अगर नोड्यूल्स देखें तो जिसमें कि निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। काफ़ी आपको मैंगनीज, कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि सी बेड में है। सी बेड कहने का क्या मतलब है कि ओशन है ना, तो ओशन का ये तो आपको सी का जो है ये आपको अपर लेयर देखने को मिलेगा, लेकिन जो लोअर लेयर होता है उसको हम लोग सी बेड कहते हैं। तो सी बेड में बहुत सारे यहाँ पे मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं। साथ ही इंडियन ओशन कोस्टल सेटिमेंट्स में आप देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होता है। टाइटेनियम मिलते हैं यहाँ पे, जिरकोनियम है, जिंक है, टीन है, बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इंडियन ओशन रीजन की अगर पीस के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग ग्लोबल सिक्योरिटी को एश्योर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोकेशन हो जाता है, और हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो भी यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे प्रेजेंट है। वेस्ट एशिया वाली रीजन आप देख सकते हो जहाँ पे यमन है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हौती रीजन है। हौती यहाँ पे ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तांडव मचाते रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा जो है लोगों पे ही अत्याचार होता है। साथ ही ये सऊदी अरेबिया है जो कि अगेन आप लोग देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत होती है। तो वेस्ट एशिया में तो ऐसे भी शांति ना के ही बराबर है, तो इसलिए इंडियन ओशन रीजन में शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप लोग देखो कि यही वो रीजन है जहाँ पे पायरेसी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आतंकवाद भी है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, अनरेगुलेटेड माइग्रेशंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है ये सारे रीजन में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला कौन रीजन हो गया, तो ये रीजन हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें आपको 4 कंट्री देखने को मिलेंगे और इसको आप लोग सीड से याद रख सकते हो, ठीक है। सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, और एक और आप ई से बताइए, ई से क्या है, इथोपिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। तो ये वाली रीजन में भी बहुत ज़्यादा जो है आपको परेशानी देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे चाइना का दबदबा भी बढ़ते जाता है। एक तो चाइना इस चीज़ से चिढ़ता है कि इंडियन ओशन के मीन्स हमारे कंट्री के नाम पर ये ओशन का नाम रखा गया है, तो ये पसंद नहीं आता। ऊपर से चाइना का अपना ही एक उनका स्कीम है जो कि है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो कि चाइना बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और काफ़ी पोर्ट्स भी वो डेवलप कर रहे हैं इस रीजन में, जो कि आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, केनिया है। तो ये सारी कंट्रीज़ में पोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो एक अलग ही इसको भी दबदबा है, तो इसका भी ये दबदबा बढ़ाने का कोशिश करता है चाइना, तो इसको काउंटर भी किया जा रहा है। साथ ही आप देखो कि मैरीटाइम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन ओशन जो है ना ये 3 टाइम्स गर्म है अगर हम लोग पैसिफिक ओशन के कंपैरिजन में देखें। तो ओशन जितना गर्म होता है उतना ज़्यादा सही होता है, किस चीज़ के लिए, ओवर फिशिंग के लिए। यहाँ पे मत्स्य पालन बहुत अच्छे तरीके से होता है, कोस्टल डिग्रेडेशंस भी होती है और पॉल्यूशन भी होती है, जिसके कारण आप लोग देखो कि मैराइन इकोसिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। तो मैराइन इकोसिस्टम को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन में क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब ये समझते हैं कि क्यों इंडिया जो है ना पाइवोटल है ग्लोबल पावर के तरफ से, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये समझा गया है कि जो लुकिंग ईस्ट और इंडिया की जो इमर्जिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडिया को एक की पिलर के जैसा देखा जा रहा है कि आज के डेट में इमर्जिंग इकॉनमी है, तो ये सिमिलर स्ट्रैटेजी यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के द्वारा भी स्टार्ट करना चाहिए, जैसे यूएस, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है।
क्या रीजंस है इंडिया की इंपॉर्टेंस का, वो हम लोग देख लीजिए कि हमारी जो कंट्री है वो इंडियन ओशन रीजन में हमारा किस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो आप देखते हो कि जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इट मीन्स कि लोकेशन इतनी सही है कि हम लोग इंडियन ओशन के बीचों बीच आते हैं और हमारे सदर्न रीजन में ये ओशन पाया जाता है। इसमें हमारी कोस्ट लाइन कितनी है, तो 7,500 किलोमीटर है। 95% इंडिया का जो ट्रेड है बाई वॉल्यूम और 68% बाय वैल्यू ये इंडियन ओशन से ही होता है। 80% इंडिया का जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती है हमारे इंडियन ओशन से ही। साथ ही इंडिया का जो फेथ है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है इंडियन ओशन रीजन से। तो सबसे पहले हमारी जो लोकेशन है उसके कारण ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है हमारे लिए। दूसरा है कि हमारे इंटरेस्ट, इट मीन्स कि आप देखो कि ग्लोबल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के ऑब्जेक्टिव के साथ समटाइम्स ओवरलैप करता है और हम लोग इस रीजन को सिक्योर करने के लिए अपनी तरफ से एक स्कीम लेकर आए हैं जिसको हम लोग सागर कहते हैं। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इट मीन्स कि इस रीजन में जितने भी कंट्री है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, सबकी यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, उसको हम लोग देखते हुए यहाँ पे सागर स्कीम लेकर आए। इसमें क्या है ना कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, यानी कि कोई भी कमर्शियल शिपिंग है और कोई भी जो शिप्स वगैरह है वो आराम से यहाँ पे अपना नेविगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो पायरेसी है, समुद्री चोर जो होते हैं उनको रोकना है, टेररिज्म रोकना है, जो स्मगलिंग होता है, इलीगल वेपन्स का यहाँ पे जो व्यापार होता है, ये सारी चीज़ों को रोका भी जाएगा। वो भी किससे, तो ये सागर स्कीम से। साथ ही आप देखो कि इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी भी है ना कि जो यहाँ पे चाइना का जो बढ़ता हुआ दबदबा है उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सकता है इंडिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ माना जाता है। जैसे आप लोग देखो कि इंडियन ओशन नेवल सिम्पोशियम है हमारा, ये एक रीजनल फोरम है इंडियन ओशन में और जितने भी लिथोरल स्टेट है उनके बीच में। और ये हमारे जो नेवल चीफ है और जो वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोसियम है उसी के जैसा हमारा इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम है। इसमें क्या कि जो मैरीटाइम कॉपरेशंस है ना, जितने भी नेवीज़ है इंडियन ओशन लिथोरल स्टेट में, यानी कि जितने भी और भी कंट्रीज़ है यहाँ पे, तो उनके बीच में जो मैरीटाइम कॉपरेशंस है उसको बढ़ाने का कोशिश किया जाता है। साथ ही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी है। यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात की जाती है, क्या ऐसा व्यापार रहेगा, कैसे कल्चर प्रमोट करना है, टूरिज्म में कैसे रखना है, रिसोर्स को कैसे मैनेजमेंट करनी है, तो इन सारी चीज़ों पे बात किया जाता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। टोटल यहाँ पे 22 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हडार है, इट मीन्स कि ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन भी चलाया जाता है। आप लोग जानते हो कि इंडियन ओशन रीजन में कहीं पे भी किसी भी तरीके का डिजास्टर आता है ना, तो सबसे पहले हमारी आर्मी, हमारी नेवी जो है वो दौड़ के पहुंचती है। अब आप लोग देखो कि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए हम लोग जाते हैं, इट मीन्स कि अभी भी आप लोग देखो कि मालदीव्स जैसे शहर हो गए और भी बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे कोई भी तरीके का अगर आतंकी हमला होता है, जैसे यमन होता है, वहाँ पे भी लोगों को हम लोग बचाने के लिए गए थे, हमारी नेवी गई थी। मालदीव्स में अभी लोगों के पास जो है खाने के लिए कुछ सुविधा नहीं थी कोविड-19 में, तो हम लोग ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड स्टफ्स भी प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से आप देखो कि बहुत सारे ऑपरेशंस भी हमारे द्वारा चलाए जाते हैं और वहाँ पे बहुत तरीके का अगर डिजास्टर आता है तो उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हमारी नेवी, हमारी एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे जाती ही है। साथ ही मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, यानी कि इंडिया यहाँ पे एस्पायर करती है कि वो यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने इंडियन ओशन रीजन में, और इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनिशिएटिव भी लिया गया है। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है, जो कि जॉइंटली यहाँ पे मैनेज करते हैं इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन नेवी, आप लोग जानते हो कि हमारी नेवी और कोस्ट गार्ड कौन से होते हैं, जो कि हमारे पूरे कोस्ट रीजन को यहाँ पे सेव करके चलते हैं, तो उनको कोस्ट गार्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन के लिए। इसका एम है कि जो रीजनल यहाँ पे एमडीए है, यहाँ पे लार्ज डेटा को यहाँ पे फ्यूज़ करके चलना है। साथ ही वाइड शिपिंग एग्रीमेंट भी है, यानी कि यहाँ पे इंडियन नेवी को अलाउ किया जाता है कि कमर्शियल ट्रैफिक के लिए जो भी डेटा है वो यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बेटर पिक्चर पता चलता है कि कितने सी में कितने वेजल्स की और कितने यहाँ पे शिप्स वगैरह की मूवमेंट हो रही है, तो इसको भी हम लोग नज़र में रखते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जो कि इंडिया के द्वारा चलाया जाता है इंडियन ओशन रीजन में स्पेशली, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या यहाँ पे चैलेंजेस है, क्योंकि हर चीज़ तो इतनी बेटर होती नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं श्रंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में हमारी जो एडवांटेजेस है, हमारा लोकेशन है, हिस्टोरिकल लिंक भी आपको देखने को मिलेगा ईस्ट और साउथ अफ्रीका से, गल्फ रीजन से, साउथ जो ईस्ट एशिया है उससे। और यहाँ पे आप देखो कि
चाइना का जो इकोनॉमिक और जो मिलिट्री फुटप्रिंट है ना, वो इंडियन ओशन रीजन में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही साथ चाइना के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा इन्वेस्ट किया जा रहा है जो कि इंडियन ओशन रीजन में ही है। और मेनली वो जो इन्वेस्ट करता है ना, वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है चाइना का एक पॉलिसी है डेट ट्रैप, यानी कि किसी भी कंट्री में इतना इन्वेस्ट कर दो ना कि वो कंट्री जो है वापस से उनके जो डेट ट्रैप होता है, यानी कि जो कर्ज वाला ट्रैप होता है, उसमें वो फंस जाए। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि यहाँ पे हम्बन टोटा पोर्ट है, ये भी पहले जो है आपका चाइना के अंदर था, इसको ये डेवलप कर रहे थे। उसके बाद आप लोग देखो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोर्ट है जो कि यहाँ पे चाइना यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना की यहाँ पे दबदबा जो है ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे कि कैपेसिटी और यहाँ पे कैपिटल कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है। इंडिया के द्वारा लॉजिस्टिक चैलेंजेस फेस किया जा रहा है सदर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशन में। और क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि एलोकेशंस जो है इंडिया के मिलिट्री बजट में 15% है, और इंडियन की नेवी के पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है और रिसोर्सेज है कि वो अपने सिक्योरिटी एफर्ट्स को इंडियन ओशन रीजन में और ज़्यादा मजबूत कर सके। साथ ही आप देखो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डाई फंक्शनल आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि ये अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सार्क में देखने को मिलेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे इंडिया भी इसका पार्टनर है और पाकिस्तान भी पार्टनर है। तो इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं, इसलिए ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। साथ ही न्यू जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और स्ट्रैटेजिक डिलेमास भी है। जैसे आप देखो कि हमारी दुनिया जो है मल्टीपोलैरिटी के तरफ बढ़ते जा रही है, साथ ही बैलेंस ऑफ पावर भी है, क्लैश भी है बहुत सारे कंट्रीज़ की वैल्यू के बीच में। तो आप कभी देखते हो कि हमारे यहाँ यूएस को बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, समटाइम्स रशिया को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। कोरोना वायरस के पहले जिस तरीके से चाइना बढ़ते जा रहा था और उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही थी, उस तरीके से देखते हुए ऐसा कहा जा रहा था कि आगे आने वाले 10 सालों में चाइना जो है सबसे पावरफुल कंट्री हो सकता है और यूएस को टक्कर दे सकता है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो है ना थोड़ी सी उसकी स्थिति थोड़ी बर्बाद हो गई, इमेजेस थोड़ी सी डाउन हो गई। बट कोई नहीं, इस तरीके से आप लोग देखो कि क्लैश ऑफ वैल्यूज़ होते रहती है। और जिस तरीके से कभी रशिया बढ़ते जा रहा है, कभी चाइना बढ़ते जा रहा है, और कभी आपको यूएस बढ़ते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस बढ़ते जा रही है ना, उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए एक क्वाड ग्रुप का भी यहाँ पे आपका गठन हुआ है, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, जिनके द्वारा ये कहा गया है कि एक क्वाड में कौन कौन कंट्री है, तो यूएस है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री मिलके जो है यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, उसको टैकल करने के लिए ये ग्रुप भी बनाया गया है। तो लेकिन ये ग्रुप उतना अच्छा काम नहीं करता है। ये ग्रुप आज से नहीं, ये ग्रुप 2007 में ही बना था, लेकिन उस समय जो है चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमका दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया अपने पैर जो है पीछे खींच लिया। इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि अभी तक तो कुछ बात नहीं हुआ है, इसमें काम नहीं हुआ है। मे भी फिर से जो है ना चाइना के थ्रेट के कारण जो है ऑस्ट्रेलिया शायद इसमें साथ ना दे। लेकिन फिर भी ये सारी चैलेंजेस ही है जिसमें कि हम लोग बेटर तरीके से चाइना की जो इंक्लूजन है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कि इंडिया कैसे जो है ना ओवरकम कर सकते हैं ये सारे वेरियस चैलेंजेस को। तो इंडिया जो है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके, इट मीन्स कि आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चॉइसेस होती है कि कैसे आप क्रिएशन ऑफ बैलेंस रख सकते हो जितनी भी कॉम्पिटिटिव ग्लोबल पावर है। इट मीन्स कि आप देखो कि इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि अपनी बायलैटरल, ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल जो मैकेनिज्म है, जैसे कि जय है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, और साथ ही इंडिया आसियान है और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कैसे बायलैटरल, ट्राइलैटरल रिलेशंस को और ज़्यादा बेटर करना है, साथ ही अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना है। इट मीन्स कि आप देखो कि कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिस पे कि इंडिया को ज़रूरत है काम करने का, और सबसे बड़ी इश्यूज़ है डिजिटाइजेशन, यानी कि डिजिटाइजेशन पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें ऑनलाइन पे यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन को बेटर तरीके से मेंटेन कैसे करना है, और ग्रामीण क्षेत्र की यहाँ पे ग्रोथ की बात की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बेटर तरीके से ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और स्किल्स हो। तो ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया इस पर फोकस करे, काम करे। साथ ही साथ आप देखो लॉजिस्टिक चैलेंजेस तो देखने को मिल रहा है जो वेस्टर्न और सदर्न इंडियन ओशन में है, तो इसको ओवरकम करने के लिए इंडिया के द्वारा अभी जो यूएस की फंडामेंटल एग्रीमेंट थी उसको साइन किया गया है। अभी नहीं, ये लेमुआ हम लोग पहले ही साइन किया है, जो कि है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि हम लोग यूएस और फ्रांस के साथ इसको साइन किए हैं। तो इसी तरीके का हम लोग को सिमिलर एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सारे कंट्रीज़ के साथ भी हम लोग को साइन करना चाहिए, जिससे कि जो लॉजिस्टिक की इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे एक्सचेंज करने में
में बेटर रहेगा। साथ ही हमें अपना जो रीजनल कनेक्टिविटी और जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि इस सार्क नेशंस को फिर से री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है, यानी कि यहाँ पे बिम्स्टेक है, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यहाँ पे इन सारे कंट्रीज़ के बीच में है उसको फाइनलाइज करना चाहिए, बिल्कुल प्रायोरिटी में रख के। साथ ही कुछ कॉपरेशंस भी करनी चाहिए स्मॉल जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जो कि हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इंडिया की जो लिथोरल स्टेट है वो अगर हॉस्टाइल है और यहाँ पे काम करेंगे चाइना के लिए, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा चाइना इंडिया की पॉलिसी के ऊपर। लेकिन वो सारे जो छोटे छोटे स्टेट है ये ज़रूरी है कि ये इंडिया के साथ ही बने रहे, चाइना के साथ मिलकर ज़्यादा काम ना करे, तब जाके इंडिया की जो पोजीशन है और इंडिया का जो यहाँ पे वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रीजन में बेटर तरीके से बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन भी है जो कि बहुत बेटर तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि पूरी इंटायर वर्ल्ड जो है वो फोकस कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में चाइना कैसे बढ़ेगा, और इस एक्सरसाइज में इंडिया को भी एक ऑक्यूपाई करना होगा अच्छा खासा प्लेस। लेकिन इंडिया के पास जो है एक अच्छा खासा लोकेशन है, साइज़ है, पोटेंशियल भी है, हमारी हिस्ट्री और कल्चर भी है, जिसको हम लोग बेटर तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो हम लोग यहाँ पे इस रीजन में एक बेटर तरीके से हम लोग स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी को लेकर आ सकते हैं। और जो भी इंडिया की मंशा है वो जो जो चाइना की मंशा है और जिस तरीके से चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाह रहा है उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है कंक्लूजन में। ठीक है, आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इंडियन ओशन रीजन के बारे में बेसिक चीज़ देखें, और अभी जो हमारे यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके द्वारा बताया गया, अजीत डोवाल है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, तो उनके द्वारा यहाँ पे ये बताया गया कि इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रैटेजिक बेसिस को बढ़ाने की ज़रूरत है और आगे आने वाले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये मैप की लोकेशन देखें, उसके बाद देखिए कि क्यों ग्लोबल पावर जो है वो स्ट्रैटेजिक बेस इंडियन ओशन रीजन में रखते हैं और इंडियन ओशन रीजन का क्या महत्व है, इंडिया इसको कैसे देख रहा है, इंडिया के पास क्या जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, साथ ही साथ इसके आगे हम लोग बढ़े तो क्या चैलेंजेस है, ये भी बातें हम लोग ने देखी। उसके बाद कैसे इंडिया ये सारी जो चैलेंज है उसको ओवरकम कर सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ने देखी। अब आइए इंडिया चाइना वाटर रिलेशन के बारे में देखते हैं। रिसेंटली आप देखो कि जो एक रिपोर्ट है वो निकल कर आया और उससे पता चला कि चाइना का प्लान है कि एक मेजर डैम वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे वो बिल्ड करेगा। तो इससे आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा डिबेट निकल कर आ गया इंडिया चाइना वाटर रिलेशन के ऊपर। चाइना के द्वारा आप देखो कहा गया है कि वो प्लान कर रहा है कि एक रन ऑफ रिवर डैम वो यारलांग जांगबो में वो बनाएगा। अब यारलांग जांगबो आपको पता है कि ये ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से ही आपका ओरिजिनेट होता है और इसका जो ओरिजिनेट है वो आप देखो कैलाश रेंज से है हिमालय में, उसके बाद ये फ़्लो करते हुए तिब्बत से फ़्लो होता है और फिर इंटर करता है वो इंडिया में, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन में। तो हर एक जगह अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे अगर चाइना वाले रीजन में आप देखोगे तो यारलांग जांगबो इसको कहा जाता है और चाइना में इसको सियांग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये प्लान किया जा रहा है यहाँ पे चाइना के द्वारा कि वो कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे लोअर जो यहाँ पे राइपेरियन स्टेट है यानी कि इंडिया और बांग्लादेश है। वहीं अगर दूसरे जगह देखें तो इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि ये हमारे जो ब्रह्मपुत्र है उसके डेवलपमेंट में इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज अपनी नज़र रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का टाइप होता है, जहाँ पे आप देखो कि जो नेचुरल फ्लो है और जो एलिवेशन है यानी कि ड्रॉप ऑफ ए रिवर, इसको यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी तरीके का रिजर्वायर को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे मैप दिया गया है, इसको आप लोग देख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आपका हिमालय से ये ओरिजिनेट होता है और इस तरीके से तिब्बत वाला रीजन से लेकर ये इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन से इंडिया में, ठीक है, और फिर ये लास्टली बे ऑफ बंगाल में डंप हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख चुके हो। ये है आपका और भी रीजन आप देखो, यहाँ पे गंगा है, सतलज है, इंडस है, तो ये सारे रिवर आप देख सकते हो। अब यहाँ पे समझते हैं कि रिवर सिस्टम जो कि तिब्बतन प्लेटू में है, तो तिब्बतन प्लेटू जिसको हम लोग थर्ड पोल भी कहते हैं, और यहाँ पे ग्लेशियर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वास्ट रिजर्व आपको देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर का। तो कुछ की फीचर्स देख लेते हैं यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू का। ये एक सोर्स है
7 ऑफ द साउथ एशियन लार्जेस्ट रिवर का, यानी कि तिब्बतन प्लेटू से ही जो सबसे ज़्यादा साउथ एशिया की लार्जेस्ट जो 7 रिवर्स है उसकी ओरिजिन यहीं से होती है, जैसे इंडस की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की। साथ ही इरावती जो कि बड़ी रिवर आपको म्यांमार की देखने को मिलेगा, सालवान है, यांगस्टे भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपको चाइना की देखने को मिलेगा, मेकोंग भी है, मेकोंग भी ये आपका रिवर जो है बहुत लंबी रिवर है जो आप देख सकते हो। इट मीन्स कि आप लोग देखो यहाँ पे ओरिजिनेट होता है ये आपका इंडस रिवर भी, और फिर सतलज रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होता है, गंगा भी यहीं से ओरिजिनेट होता है, और ब्रह्मपुत्र भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद आप इरावती रिवर देख सकते हो, ये म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर है। फिर ये सालविन रिवर है यहाँ पे, और मेकोंग रिवर आप लोग देख सकते हो चाइना से निकलता है, और उसके बाद ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड ये सबसे होकर गुजरता है, और यहाँ पे आपका डंप हो जाता है। और यांगस्टे रिवर भी आप देख सकते हो जो चाइना की सबसे लंबी रिवर है, वो भी यहीं से तिब्बत वाले प्लेटू से ही निकलती है। तो ये तिब्बत जो प्लेटू है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले एरिया को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। 7 मेजर रिवर की यहाँ पे ओरिजिन होती है। ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 718 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ सरफेस वाटर जो है वो तिब्बतन प्लेटू से ही फ्लो होती है, और चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेट करते इस रीजन को जिंगजियांग कहते हैं, और इनर मंगोलिया जो है वो इसकी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन करंट स्टेटस क्या है इंडिया चाइना वाटर रिलेशनशिप में, ये समझने का कोशिश कीजिए। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है जो कि ईस्टर्न साइड है, और यहाँ पे आपका रिवर सियांग है, और इसकी ट्रिब्यूटरी भी है जैसे कि सुबर्णसूरी है, और सुबर्णसिरी है, और लोहित है। इंडस रिवर सिस्टम है जो कि वेस्टर्न साइड में है, और ये रिवर इंडस है, और रिवर सतलज भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के आपके वेस्टर्न साइड में ये आपका इंडस वाटर सिस्टम है, और ईस्टर्न साइड में ये हमारा ब्रह्मपुत्र वाटर सिस्टम है। तो ये दो तरीके का आप समझ गए। साथ ही आप देखो कि कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है वाटर कॉपरेशन के लिए इंडिया और चाइना के बीच में। जैसे आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर की एकदम इक्वल डिवीजन आपको देखने को मिलता है, जो 6 ट्रिब्यूटरी उसका 3-3 का डिवीजन हो चुका है, वैसे आपको इंडिया और चाइना के बीच में नहीं देखने को मिलेगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच साइन हुई है हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को लेकर, वो भी 2002 में हुई थी, फिर 2010 में हुई। फिर एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है जिसमें कि इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे कॉपरेट किया जाता है। इसके अलावा आप देखो कि कंटिन्यूस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोग डेटा शेयरिंग को कम्युनिकेट करते रहते हैं। लेकिन क्या कंसर्न है जिसको इंडिया को देखना चाहिए, यानी कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है ब्रह्मपुत्र में, तो इंडिया के लिए क्या कंसर्न है। सबसे पहला है कि पानी की वॉल्यूम और क्वालिटी। एक्सपर्ट के द्वारा ये हाईलाइट किया गया है कि जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ये हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसमें यहाँ पे कम हो जाएगी। साथ ही आप लोग देखो कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो इससे हमारी जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको अल्टर किया जाएगा, यानी कि जो पानी की जो फ्लो का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं चेंज किया जाएगा इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाकर, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो सिल्टेशन लेवल है, सिल्ट की जो लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगी उसकी चांस ज़्यादा है। साथ ही आप देखो कि चाइना से तो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, चाइना कुछ भी काम करता है उसका पता ही नहीं चलता। तो चाइनीज़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है तिब्बतन रीजन में वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो रोड डेवलपमेंट अगर हम लोग इंडिया तिब्बत बॉर्डर में देखें तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और आगे भी अगर इस तरीके का डैम अगर ये लोग क्रिएट करना चाहते, बनाना चाहते, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। उसके अलावा आपको पता है कि चाइना के ऊपर तो ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। जैसे इनकी हालत आप लोग देखते हो, डोकलाम वाले सेक्टर में इन्होंने 73 डेज़ तक स्टैंड ऑफ रहा। उसके अलावा भी गलवान वाला वैली में आप लोग देखो, नाकुला वाला वैली में अभी आप लोग देखो क्या इनकी हरकत रही है। तो चाइना के ऊपर ट्रस्ट तो किया नहीं जा सकता। और नेक्स्ट है कि पोटेंशियल लीवरेज अगर हम लोग देखें बॉर्डर डिस्प्यूट में, तो पोटेंशियल इसका भी यूज़ किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि फॉर एग्जांपल बताया जा रहा है कि चाइना जो है ना अपनी जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है अब ब्रह्मपुत्र में, वो भी इसको शेयर करने से स्टॉप कर सकता है। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू निकल कर आता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही ये गुजरता है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि चाइना वहाँ पर घुसना चाह रहा हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया तो वो कहता ही है कि वो उसका है, तो और भी कुछ उसके दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि चाइना कैसा है। साथ ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है इस तरीके का डैम क्रिएट करने से। साथ ही जो डिजास्टर वल्नरेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। आर्टिफिशियल अगर इस तरीके का सर्टेन जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको अगर हम लोग रोकते हैं और कंट्रोल करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होता है कि फ्लड स्पेशली जो लोअर रीजन में है वो आ सकता है।
तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन इंडिया का होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। सबसे पहले हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, कुछ एफर्ट्स लेकर यहाँ पे आना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी कैपेसिटी को, जो फ्लो ऑफ वाटर इंडिया के साइड में है, उसको बेटर तरीके से मॉनिटर कर सके। ऐसा ना हो कि वो फ्लो ऑफ वाटर को अपनी डायरेक्शन उसकी चेंज कर दे और हमें पता ना चले। हम लोग को बेटर तरीके से मॉनिटर करना ज़रूरी है। साथ ही इंटरनेशनल कंसेंसस यहाँ पे बिल्ड करने की ज़रूरत है चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को लेकर। इंडिया, आप लोग देखो कि एक इमेज बना सकता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल जो अपर राइपेरियन स्टेट है, और साथ ही साथ आप लोग देखो जो लोअर राइपेरियन स्टेट है, यानी कि हिमालय में आपको काफ़ी जगह देखने को मिलता है, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश, आसाम वाला रीजन है। लेकिन उसके नीचे आप लोग आओगे तो वो नीचे लोअर फुट हिल्स ऑफ हिमालय में सारे स्टेट्स आपके जो है वो सिचुएटेड है। तो इससे भी हो सकता है कि फ्लड वाली सिचुएशन बढ़ती जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जैसे बांग्लादेश के साथ और आसियान कंट्रीज़ के साथ। तो उसको लेकर उसको भी देखकर चलना है। साथ ही एक क्लियर रेड लाइन हमें जो है ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में अपनी बॉर्डर डिमार्केशन तो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी लेंथ कितनी है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चाइना इसके ऊपर कभी बात करना चाहता ही नहीं है। कभी आप लोग देखोगे कि चाइना के द्वारा कम लेंथ बताया जाता है, लेकिन हमारे द्वारा ज़्यादा लेंथ बताया जाता है। तो जो डिमार्केशन है हमारे बॉर्डर का, वो सही तरीके से चाइना के द्वारा किया नहीं है। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम लोग अपने रेड लाइन को सही तरीके से क्लियर ड्रॉ करें और इसके ऊपर एक मोहर भी लगा दें। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना जो अपने वाटर सिस्टम को जो शेयर कर रहे हैं, ये फैक्ट है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते आगे आने वाले दिनों में। लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं प्रेशर और काउंटर प्रेशर टैक्टिक्स जो है, ये एक तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें वाटर रिलेशन जो दो कंट्री के बीच में है उसको हम लोग को अच्छे से लेकर चलना होगा, जिससे कि दोनों साइड की, दोनों कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो बेटर तरीके से हो सके, उसमें कहीं से भी रुकावट ना हो। तो इस तरीके का बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया चाइना, आप लोगों को पता है कि चाइना के द्वारा ऐसा भी दिखाया गया था कि वो भूटान में जो है वो अपना, भूटान में भी बताता है कि उसका ज़मीन है। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में भी उसके द्वारा ये हल्ला किया गया था कि वो कोई कहीं ना कहीं ज़मीन ले लिया है, घर बना रहा है। तो आपको पता है कि चाइना जो है ना बहुत ही दुष्ट है, और उसका जो है कहीं से भी उसकी जो मंशा है वो अच्छी नहीं होती है। तो इंडिया चाइना वाटर रिलेशन आप लोग समझ गए। इसके पीछे आप लोग जो है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट किसे कहते हैं ये समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। टिबेटन प्लेटू की आपकी यहाँ पे रिवीजन हो गई, समझ में आ गया कि 7 जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कहाँ से निकलता है, टिबेटन प्लेटू से। और क्या करंट स्टेटस है इंडिया चाइना वाटर रिलेशन का, ये समझ में आ गया। इंडिया के लिए क्या कंसर्न है और साथ ही साथ इंडिया को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, और भी जो टॉपिक है उसको हम लोग एक ही साथ कल कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं गाइस। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी कोई डाउट करी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।